हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, संविधान क्यों और कैसे। लेट्स स्टार्टेड। गाइस, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं हमें उसमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम कवर अप करने वाले हैं वो ये है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने पहला ही क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान के क्या कार्य हैं, हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें जो संविधान की सबसे पहली ज़रूरत है वो है तालमेल बढ़ाने के लिए। अब तालमेल बढ़ाने के लिए क्यों, मान लीजिए हम किसी समूह में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, उसे हम समूह कहते हैं। अब ये जो समूह है, इन समूह में लोग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे किसी की जातियाँ अलग अलग हो सकती हैं। कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई जवान हो सकता है, कोई अमीर भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है। अब इनमें कुछ विवाद भी होंगे, जैसे कि किस व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखनी चाहिए, क्या शिक्षा का अधिकार सभी को है, या फिर हमें अपनी सुरक्षा पर कितना धन खर्च करना चाहिए। इन सभी विवादों को सुलझाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। और गाइस देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि संविधान का पहला कार्य भी यही होता है कि वो लोगों को बुनियादी नियमों का ऐसा ढांचा तैयार करके दे जिससे समाज के सदस्य आपस में मिलजुल कर रह सकें। फ्रेंड्स, हमारे सामने जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है निर्णय निर्माण और शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। अब ये जो बुनियादी नियम है इन्हें बनाता कौन है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई पार्टी ए और बी है। पार्टी ए ने अपने बुनियादी नियम और कानून बनाए, पार्टी बी ने अपने बुनियादी नियम और कानून बनाए। लेकिन अब बात ये है कि इन्हें लागू कौन करेगा। तो इस बात का जवाब हमें संविधान देता है। संविधान हमें ये बताता है कि ये जो नियम है इन्हें लागू करेगा कौन। जैसे कि राजतंत्र में राजा द्वारा लागू किया जाता है, कुछ पुराने संविधानों में जैसे सोवियत संघ के संविधानों में कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार केवल एक बड़ी पार्टी को दिया जाता है, या फिर लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार जनता को होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब जब निर्णय लेने का अधिकार जनता को होता है तो ये क्या ज़रूरी है कि जब सरकार कोई नियम बनाए तो उस पर सभी लोग सहमत हों, या फिर जब सरकार कोई छोटे बड़े मुद्दे उठाए तो उस पर लोगों की वोटिंग कराई जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोकतंत्र में मोटे तौर पर निर्णय लेती है वो जनता लेती है, लेकिन जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो संसद को होता है। और संविधान का दूसरा कार्य भी यही है कि वह यह स्पष्ट करे कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी। फ्रेंड्स, हमारे सामने जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब मान लीजिए हमने ये चुन लिया कि निर्णय कौन करेगा। अब मान लीजिए जो हमारी चुनी सरकार ने निर्णय लिया तो हमें वो अच्छा नहीं लगा, अनुचित लगा। जैसे कि उसने निर्णय लिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि सभी लोगों को कुएं से पानी भरने का इजाज़त नहीं होगा, सबको शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, सरकार कभी भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है, या फिर किसी खास जातीय समूह को हमेशा दूसरों की सेवा करनी होगी। तो इसके इन निर्णयों के लिए सरकार की शक्तियों पर सीमाएं ज़रूरी है, और ये जो सीमाएं हैं ये संविधान लगाता है। संविधान वैसे तो कई प्रकार से सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, लेकिन जो सबसे आसान और अच्छा तरीका है वो है मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये मौलिक अधिकार निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये संविधान में मूल रूप से लिखित होते हैं, इसलिए कोई इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। अब देखिए गाइस, संविधान का तीसरा काम भी यही है कि ये सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएँ लगाए जिससे कि उनका शोषण ना हो सके। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि जब सरकार पर सीमा लगाई जाती है तो ये ज़रूरी तो नहीं कि सरकार हमेशा नकारात्मक काम ही करे, सरकार कुछ अच्छे काम भी करेगी। तो उसके लिए हमें अपनी सरकार को समर्थ बनाना होता है, इतना समर्थ बनाना होता है कि वो कोई सकारात्मक कार्य करे तो वो कर सके। जैसे कि जाति की भेदभाव को दूर करना, गरीबी को दूर करना, तो इसके लिए हमें सरकार को समर्थ बनाना होता है। तो संविधान का चौथा काम भी यही कहता है कि हमें अपनी सरकार को इतना सक्षम बनाना होता है कि जिसमें वह हमारी आकांक्षाओं को दूर कर सके और एक बेहतर समाज की स्थापना कर सके। फ्रेंड्स देखिए, हमारे सामने जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है संविधान का निर्माण।
भारतीय संविधान का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। जुलाई 1945 में ब्रिटिश में जब नई लेबर पार्टी सत्ता में आई तब भी संविधान सभा बनने का रास्ता खुला। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये तय किया गया था कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसमें कई लोग मिलकर संविधान बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों कि संविधान की संरचना कैसी थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान की जो कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के अधीन जो 11 प्रांत थे उसमें से लिए गए थे। 4 प्रतिनिधित्व चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांत से लिए गए थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान से, और 93 प्रतिनिधित्व भारतीय रियासतों से लिए गए थे। आगे देखते हैं, ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में स्थान दिया गया था। प्रत्येक 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक सीट, यानी कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति शासन करेगा। प्रत्येक प्रांतों की सीटों को मुख्य प्रकार से 3 समुदायों में बांटा गया, सामान्य, सिख और मुस्लिम। देखते हैं दोस्तों आगे क्या हुआ। जून 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, जिससे संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन इसका उद्घाटन किया गया था सुबह 11 बजे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी, कई बैठकें हुई थी दोस्तों, तो तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के प्रस्तावना, जो संविधान सभा का उद्देश्य है, प्रस्तावना है, वह प्रस्तुत की थी। और उनकी जो प्रस्तावना है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपना ली थी। सो फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब देखिए दोस्तों, इस दिन ये बनकर तैयार हो गया था, इसे लागू नहीं करा गया था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इन 8 अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, और संविधान को बनाने में लगने वाला समय जो था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें जो कुल बैठकें हुई थी वो थी 166 बैठक। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का 75% भाग जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था, यानी कि अंग्रेजों वाले नियम से। भारतीय संविधान में अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए हैं, यानी कि अन्य देशों से भी कानून लिए गए हैं। अब देखते हैं क्या क्या कानून लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। फ्रांस से स्वतंत्रता समानता लिए गए हैं, और अमेरिका से मौलिक अधिकार। ऐसे कुछ नियम लिए गए हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे संविधान में विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अलिखित संविधान जैसे ब्रिटिश का संविधान। भारत का संविधान जो है वो ना तो अधिक लचीला है, ना अधिक कठोर है। दुनिया का सफलतम संविधान है, यदि कि अभी तक चल रहा है। इसमें मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। संसदीय शासन प्रणाली दी हुई है। सार्वभौमिक मत अधिकार दिया हुआ है कि हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता इसमें, संशोधन प्रणाली भी है, राष्ट्रीय एकता व सामाजिक न्याय भी है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, अब जैसे इसकी कुछ विशेषताएं हैं वैसे इसकी कुछ आलोचना भी है। भारतीय संविधान बहुत लंबा और विस्तृत है, कि कुछ लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा संविधान है। इतना बड़ा संविधान बनाने की क्या ज़रूरत थी? इसमें सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है, जबकि ये मौलिक अधिकार में होने चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक अधिकार है इन्हें नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है, जबकि ये मौलिक अधिकार में होने चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो बहुत मुश्किल है, सिर्फ इसे वकील ही समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।